यस मैडम। किसका आज फर्स्ट डे? ठीक है, कल मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा स्टार्ट किया है। फर्स्ट टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स एक ट्रेडर किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल करता है, कस्टमर से पेमेंट की गारंटी मांगता है, कस्टमर गारंटी बिल के थ्रू देता है। बिल में कस्टमर ये एक्सेप्ट करता है कि मैं इतना अमाउंट इतने टाइम के बाद पे कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर और कस्टमर के बीच में 25,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ है और कस्टमर चाहता है आफ्टर 1 मंथ में पेमेंट करूं। ठीक है, तो ट्रेडर ने एक पेपर पर एक सेंटेंस ड्रॉ किया है, एक सेंटेंस लिखा है। ये लैंग्वेज कस्टमर ओरिएंटेड है, ड्रॉ ट्रेडर ने की है। ट्रेडर ने बिल में क्या लिखा है, पेपर पर क्या लिखा, आई विल पे ₹25,000 आफ्टर 1 मंथ डेटेड 12th March 24। ये बिल है, इस पर कस्टमर अपनी सिग्नेचर कर देता है। आई विल पे को एक्सेप्ट करने वाला बंदा है कस्टमर। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉवर, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल कॉल्ड ड्रॉवर। जो पर्सन बिल ड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉवर है। ट्रेडर ने बिल ड्रॉ किया है तो ट्रेडर ड्रॉवर है। ड्रॉवर वो पर्सन है जिसको बिल का पैसा मिलेगा, मींस ड्रॉवर इज एक्चुअल ऑनर ऑफ द बिल। ठीक है, ये ड्रॉवर। सेकंड पर्सन है ड्रॉई, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज ड्रॉई। जो पर्सन बिल एक्सेप्ट कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट करने का मीनिंग बिल की लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करना। अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे द बिल। जो बंदा 1 महीने के बाद बिल का पेमेंट करेगा वो ड्रॉई है। पेई, अ पर्सन हु गेट्स द मनी फाइनली। ऐसा बंदा जिसको फाइनली बिल का पैसा मिल जाएगा। ड्रॉवर अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है तो वो बिल थर्ड पार्टी के पास आ गया। अब 12th मार्च को थर्ड पार्टी ड्रॉवी पर बिल प्रेजेंट करेगी, ड्रॉवी थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा, तो ये थर्ड पार्टी जो है वो पेई हो जाएगी। तो ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ठीक बेटा, ये पूरा मैंने रिकैप दिया है और कुछ बेसिक बातें बताई थी। ठीक है, वो सब अंडरस्टूड है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ बिल। बिल कितने टाइप के होते हैं? ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल अपने आप में एक ही होता है, बट 2 पर्सन है, एक है ड्रॉवर एक है ड्रॉई। दोनों अपने नेचर के अकॉर्डिंग इन बिल को टर्म करते हैं, तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बिल। तो सबसे पहले बिल 2 टाइप के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल। अकाउंटिंग में हमेशा शॉर्ट वर्ड यूज होगा, इसको टर्म करते हैं BR। बिल्स पेबल, इसको टर्म करते हैं हम BP। BR, इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, एक है रिसीव्ड एक है रिसीवेबल। दोनों को डिफरेंशिएट कर लें, ऑटोमेटिक मीनिंग समझ में आ जाएगा। रिसीव्ड, अंडरस्टूड, रिसीव्ड। रिसीवेबल, इसका मतलब मिलने वाला। रिसीव्ड मीन्स मिल गया और रिसीवेबल मीन्स येट टू बी रिसीव, मिलने वाला। अब बिल ऑन विच अमाउंट येट टू बी रिसीव। अब बिल ऑन विच अमाउंट येट टू बी रिसीव, टर्म एज BR। जिस बिल पर अमाउंट मिलने वाला है उस बिल को BR कहते हैं। बिल ऑन विच अमाउंट येट टू बी रिसीव, टर्म एज BR। ठीक है, जिस बिल पर अमाउंट मिलने वाला है वो बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स पेबल, अब बिल ऑन विच अमाउंट येट टू बी पे। ऐसा बिल जिस पर अमाउंट पे किया जाना है, ऐसा बिल जिस पर अमाउंट पे करना है, उसको हम टर्म करते हैं BP। बेसिक बिल एक ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज फिजिकली बिल एक ही है, 2 पार्टीज अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग इनको टर्म कर रही है। अब बताओ, बिल का पैसा लेने का राइट किसको है, ड्रॉवर या ड्रॉई? ड्रॉवर को है।
ओके ये जो ड्रॉवर है हमेशा अपनी बुक में बिल को बीआर टर्म करेगा। तो पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई। और ड्रॉवी हमेशा अपनी बुक में बिल को बीपी टर्म करेगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे एग्जांपल से समझे, मैंने आप पर एक बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट कर दिया, मैं ड्रॉवर हूं, आप ड्रॉई हो। ठीक है, मैं चेयर इस साइड चेयर पर बैठा हूं, आप उस साइड पर चेयर पर बैठे हो, बीच में अपने बीच में एक टेबल है, उस पर बिल रखा हुआ है। मैं ऐसे इंडिकेट करके बोलता हूं ये बीआर है, आप उधर से ऐसे इंडिकेट करके बोलते हो ये बीपी है। ठीक है, एक पर्सन हमारी बात सुन रहा है, वो हमारे पास आया, बोले यार ये पेपर तो एक ही है, तुम दो लोग अलग अलग नाम क्यों दे रहे हो इसको? मैंने बोला मुझे इससे पैसा लेना है, इस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए मैं इसको बिल रिसीवेबल बोल रहा हूं। आप बोलोगे मुझे इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है, इसलिए मैं बिल्स पेबल बोल रहा हूं। अंडरस्टूड है? ठीक है, तो ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का मीनिंग है। अब दोनों अकाउंटिंग टर्म है। पूरी अकाउंटेंसी में 3 नेचर ऑफ अकाउंट्स अप्लाई होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग अंडरस्टूड मानकर ये बैच स्टार्ट होता है, आज नहीं हमेशा से। ठीक है, बेसिक बातें मैं स्टार्टिंग में सब कुछ क्लियर कर दूंगा ताकि अगर किसी को इन केस नॉलेज नहीं है तो फुलफिल हो जाए। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम पर्सन। आप अपना बिजनेस जितने लोगों के साथ करते हो, जिनको अपनी बुक्स में आप इफेक्ट करते हो, वो सब पर्सनल नेचर के अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम कमोडिटीज एंड असेट्स। वस्तु और एसेट्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब रियल अकाउंट है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड फ्रॉम एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस। 4 टर्म आती है इसमें, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब ये बीआरबीपी बुक्स ऑफ अकाउंट में यूज होंगे, तो ये अपने आप में अकाउंट है। तो ये किस नेचर का अकाउंट है? बीआरबीपी बाय नेचर रियल अकाउंट है। ठीक है, बीआर ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। अभी कल हमने पढ़ा था, अभी रिपीट भी किया मैंने, ड्रॉवर ने अपना बीआर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, राइट है? तो ये ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक करेंसी। ठीक है ना, अभी आप फी लेकर आए, पैसा पापा ने दिया, कैश जेब में रख कर लाए, अब आपके पास 500-500 के 10 नोट हैं। ठीक है, अब 500-500 के 10 नोट मतलब 5000 रुपए। अब 5000 रुपए अपनी पॉकेट से निकालकर आपने एकेडमी को दे दिए, वो 5000 जो अभी 1 मिनट पहले तक आपके थे वो एकेडमी के हो गए। ठीक है, एकेडमी ने 10 मिनट बाद किसी को उठाकर पेमेंट कर दिया, वो तीसरे के हो गए, वो घूमता रहेगा 500 रुपए का नोट। ठीक है, वो ट्रांसफरेबल है, इसलिए वो करेंसी कैश फॉर्म रियल बोलते हैं। जस्ट लाइक करेंसी बीआर होता है, और ये बीआर इसीलिए रियल है, बीआर एंड बीपी। बीआर बीपी को कुछ लोगों ने पर्सनल भी बोला है, कोई गलत नहीं है। बीआरबीपी अकाउंटेंसी में बहुत एक्सेप्शनल ऐसे केसेस हैं जहां एक ही अकाउंट पर 2 नेचर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब बीआरबीपी को पर्सनल बोलना भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है? बीआर डेटर को रिप्रेजेंट करता है। किससे मिला बीआर? कस्टमर से। ठीक है ना, अब बीआर कस्टमर मतलब डेटर से मिला, तो ये बीआर डेटर को रिप्रेजेंट करता है। डेटर पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट भी पर्सनल है। बट बीआरबीपी को हम रियल ट्रीट करके जब एंट्रीज को समझते हैं तो इजी गोइंग एंट्री समझ में आ जाती है। 5 मिनट बाद हम एंट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी एंट्री में हम बीआरबीपी को रियल ट्रीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। अब बिल पर डेट होती है, टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मंथ का बिल, 2 मंथ्स का बिल, 3 मंथ्स का बिल, व्हाटएवर। ठीक है, वो टाइम पीरियड के बाद 3 डेज ग्रेस के प्लस करते हैं हम। जैसे 12 फरवरी को बिल ड्रॉ हुआ 1 मंथ का, तो 12 मार्च, पहले तो 1 महीना आगे डेट टू डेट बढ़ जाओ, 12 फरवरी टू 1 मंथ 12 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 15 मार्च, राइट है।
2 मंथ्स का बिल है, 8 फरवरी को 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ हुआ, 8 मार्च 8 अप्रैल, 2 महीने आगे बढ़े, 8 अप्रैल आ गई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 11, राइट है। ऐसे अपन बिल की मैच्योरिटी डेट काउंट करते हैं, ठीक है ना। अगर मैच्योरिटी डेट पर हॉलीडे आ जाए तो क्या होता है? जब आपने अपना पिछले अटेम्प्ट में सिलेबस पढ़ा था तो एवरेज ड्यूएट अकाउंट करंट 2 चैप्टर हुआ करते थे, अब वो सिलेबस से हट गए। एक्चुअली वो दोनों टॉपिक्स जो हॉलीडेज रूल बताते थे वो यहीं से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आता था, ठीक है। इसलिए हमें ओरिजिनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये पढ़ना है। अगर मैच्योरिटी डेट पर हॉलीडे आ गया तो हॉलीडे होते हैं 2 टाइप के, दोनों के अलग अलग रूल हैं। पहला टाइप हॉलीडे का है, ये पहले टाइप में अगेन 2 है, नेशनल एंड पब्लिक हॉलीडे। 3 नेशनल हॉलीडे इंडिया में फिक्स है, कौन से? 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये बेटा जी नेशनल हॉलीडेज है, ठीक है। और पब्लिक हॉलीडे, वीकली हॉलीडे, हर मार्केट में एक वीकली हॉलीडे होता है, मोस्टली मार्केट में संडे होता है, राइट है, बट किसी और मार्केट में कोई और डे भी हो सकता है। तो बेटा जी ये जो 2 हॉलीडेज है, नेशनल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे, अगर मैच्योरिटी डेट पर नेशनल और पब्लिक हॉलीडे आ जाए तो ड्यू डेट एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगी। कब हो जाएगी? क्यों एक दिन पहले? रूल के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट जो लॉजिक एक्चुअल बना है वो मैं बता रहा हूं। क्या? वो प्री मेंशन हॉलीडे। चलो एक काउंट करके मुझे आंसर देना। 12 जून को 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ हुआ, गिनो। 15 अगस्त, बट वो तो इंडिपेंडेंस डे आ गया। अब पहले से ही मालूम है कि 15 अगस्त हॉलीडेज रहेगा, इसलिए उसको बोलता है प्री मेंशन हॉलीडे, पहले से ही मालूम है, इसलिए वो एक दिन पहले शिफ्ट हो जाता है। ये रूल है बेटा, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, राइट। तो ये पब्लिक और नेशनल हॉलीडे क्या होता है, जब बिल ड्रॉ होता है तो कैलेंडर सामने रखते हैं। जैसे आपका डेट शीट बनती है किसी भी बोर्ड की, किसी भी एग्जाम की, तो कैलेंडर सामने रखते हैं। वो कभी भी, जैसे ये सीए पर अप्लाई नहीं होता है रूल, लेकिन 10 12 जो एग्जाम होती है सबसे ज्यादा स्टूडेंट उसमें अपीयर होते हैं, तो बोर्ड डेट शीट बनाते समय कैलेंडर सामने रखेगा। कहीं कोई ऐसा हॉलीडे आ गया उस पर पेपर नहीं रख सकते, होली के दिन 12th की एग्जाम नहीं हो सकती, वैसा है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है, ऐसी ड्रॉवर ड्रॉवी सामने कैलेंडर, अरे यार 15 अगस्त आ रहा है, नहीं भाई 14 अगस्त को पेमेंट होगा, डन। अब दूसरा टाइप का हॉलीडे होता है सडन हॉलीडे। पहली बार सडन हॉलीडे किस किस रीजन से होता है? इमरजेंसी, कर्फ्यू लग जाना, लॉकडाउन हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, राइट, और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की डेथ हो जाए। इंडियन कस्टम्स हैं, डेथ होने पर मार्केट बंद हो जाता है, ठीक है। ये सारे रीजन सडन हॉलीडे के, राइट। अब सडन सडन है, सडन सडन है, पहले से थोड़ी मालूम था। स्ट्राइक अचानक होगी, कर्फ्यू अचानक लगेगा, लॉकडाउन अचानक होगा, ठीक है। तो सडन हॉलीडे के केस में ड्यू डेट कहां शिफ्ट हो जाएगी? एक दिन बाद, राइट है। तो 2 रूल याद रखना। अब चाहे देखो एक सिस्टम बना लीजिए, कहीं भी इतने सारे पॉइंट डेली पढ़ते हैं कि जिसको जैसा अपना सबका माइंड सेट है, कि लगता है कि नहीं चीजें इतनी सारी याद नहीं रहेगी, ब्रीफली उसको नोट करने की हैबिट डेवलप कर लो, ठीक है। तो पहला जो हॉलीडे है वो कौन सा है? नेशनल एंड पब्लिक हॉलीडे। इन केस ऑफ नेशनल एंड पब्लिक हॉलीडे, ड्यू डेट विल बी शिफ्टेड एट प्रीसीडिंग डेट, पिछला दिन। वो पीएम को मार रहा है,
कुछ ऐसी सरकमस्टेंस पीएम की डेथ पर तो नहीं होगा, लेकिन मार्केट है उसमें कोई और वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन की किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की, सेक्रेटरी की, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो मार्केट क्लोज अनाउंस कर देते हैं। जिस शॉप में पेमेंट होने वाला उसके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए वो शॉप बंद हो जाती है, ऐसा। इन केस ऑफ पब्लिक एंड नेशनल हॉलीडे, ड्यू डेट विल बी शिफ्टेड एट प्रीसीडिंग डेट। तो सेकंड, in case of sudden holiday, in case of sudden holiday, due date will be shifted at next day. बेटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक नॉलेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बेसिक नॉलेज में एक्चुअल नॉलेज एंट्रीज का है, बट यहां तक मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हमने, डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ी, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हॉलीडेज रूल। ये इतना बेसिक नॉलेज है। अब इस टॉपिक का जो अल्टीमेट नॉलेज है वो है इसकी जर्नल एंट्रीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल मिलाकर 8 कंडीशंस बनती हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। टोटल इन ऑल 8 कंडीशंस हैं। इन 8 कंडीशंस में 2 पार्टीज, ड्रॉवर और ड्रॉई, कहीं कहीं किसी कंडीशन में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होगी, अपन आगे देखेंगे। मेन 2 पार्टीज है। आपको 8 कंडीशंस में ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में जर्नल एंट्रीज को समझना है। अकाउंटेंसी में कुछ भी लर्निंग नहीं होता है, रटते नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेरा स्पेशल अटेंशन रहेगा। आपने मैथ्स को नहीं लर्न किया आज तक, चाइल्डहुड से अभी तक की बात कर ले, मैथ्स के साथ 2 ही चीजें रही है, या तो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि उसके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स का सम लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो अकाउंटिंग की एंट्रीज क्यों लर्न करेंगे? वो भी अंडरस्टैंडिंग वाला मैटर है। इसलिए आपको इन एंट्रीज को जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो अच्छे से समझना है और साइमल्टेनियस घर पर रिवाइज करना है। बेसिक प्रिपरेशन आप करते जाएं, जहां जहां मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं आपको डाउट नहीं होगा, इसकी गारंटी है मेरी। आपने बेसिक चीजें फॉलो नहीं किए, आप इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का अल्टीमेट नॉलेज इसकी जर्नल एंट्री। मैंने नहीं बोला कि मेरे इस पेज नंबर पर अभी मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा, ये मैंने भेज दिया, आप इसको याद कर ले। वे याद कर ले मैं वाला तो कभी कोई ऑर्डर होगा ही नहीं मेरी ओर से। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन कैसे? ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में अकाउंट डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ, कैसे ये थॉट बनेंगे, ये लॉजिक के साथ, ठीक है। वही थॉट आपको रिवाइज करके अपने माइंड में सेट करना है। और एक बार सेट हो गया, बेटा जी 6 महीने बाद एग्जाम देना है, 2 साल बाद लाइफ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होगा, 6 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा, आपको डाउट नहीं आना है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए। और अगले 4 महीनों में हर टॉपिक में इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लेकर जाएंगे, वहीं से आपका परफेक्शन गेन होता है। और कहीं ना कहीं हम इन्हीं में लैग करते हैं, बिल्कुल नहीं करने का। तो एंट्रीज को प्रॉपर समझिए। 2 रूल मेजॉरिटी में यूज होंगे, पर्सनल, रियल, और कभी कभी इसी बीच में नॉमिनल का रूल आ जाएगा।
तीन रूल्स के बेस पर ये एंट्री बन रही है, वो एंट्री को आपको किस तरीके से बन रही है वो समझना है। और ऐसा नहीं अभी मैंने समझा दिया और आगे बिल्कुल स्टॉप हो गया, नहीं, आपने कल पढ़ा और मुझे सर डाउट आया ये कैसे आया, ये नहीं समझ, एक और बार मैं 10 बार आपको रिपीट करूंगा, तो आप रिक्वायरमेंट क्रिएट करो कि हाँ सर ये चीज, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना है, यही रियल नॉलेज। अच्छा, दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है, बेसिक और अकोमोडेशन। वो अकोमोडेशन बिल हमेशा से एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहा है, और वही चीज ये हो गई दिसंबर में फिर अकोमोडेशन रिपीट। दोनों मॉक टेस्ट में से मुझे याद नहीं है फर्स्ट सेकंड में किसमें अकोमोडेशन टेस्ट है, ठीक है, वही अकोमोडेशन एग्जाम में। तो बेटा जी एग्जाम क्लास स्टडी से अलग नहीं जाती है, ठीक है। तो एंट्रीज को कैसे बनाना है वो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक बार बेसिक रूल रिवाइज कर रहे हैं हम। तीन अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, अभी 10 मिनट पहले एक्सप्लेन किए। इन्हीं तीनों के तीन रूल्स। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आई डोंट माइंड ना, लेकिन जो रियलिटी ऑफ फैक्ट है कि अगर किसी को ये बेसिक रूल पर कमांड नहीं है, पहले इन पर कमांड क्रिएट करो। और यहां क्रैश बैच में जर्नल लेजर पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, रियलिटी है, ठीक है ना। तो कहीं किसी भी वीकनेस है आप उस पर काम करो। आपको एडिशनल टाइम चाहिए मुझसे मांगो, मैं दूंगा, बट वो क्लास के रेगुलर शेड्यूल में नहीं आता है क्योंकि 90% बच्चों को नीड नहीं है। बट मैं ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ूंगा, अगर जरूरत लग रही आप बोलो, मैं आधे घंटे पहले आपको बुलाऊंगा, आना पड़ेगा, मैं भी आऊंगा, अपन बैठकर उसको कवर करेंगे। पहला रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपने उसको कुछ दिया तो वो रिसीवर हो गया, उसका अकाउंट डेबिट कर दो। आपने उस बंदे से कुछ लिया तो वो गिवर हो गया, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक। सेकंड रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज। बेटा अभी हमने रियल अकाउंट में कमोडिटी और असेट्स की बात की थी, है ना। पर्सन रिसीवर या गिवर होते, पर्सन रिसीवर या गिवर होता है, राइट है। लेकिन कमोडिटी और एसेट्स रिसीवर गिवर नहीं होती है। कमोडिटी एसेट्स होती है इनकमिंग और आउटगोइंग। या तो वो कमोडिटी आपके बिजनेस में आएगी या आपके बिजनेस से जाएगी, ठीक है। तो डेबिट ऑल इनकमिंग कमोडिटीज एंड एसेट्स। जो भी वस्तु और संपत्ति आपके बिजनेस में आई उसे आप डेबिट करेंगे। जो भी संपत्ति वस्तु आपके बिजनेस से गई उसे आप क्रेडिट करेंगे। व्हाट प्रीपोजिशन यूज कर रहा है इस रूल में? व्हाट कमोडिटी को, एसेट्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया वो डेबिट। आया मतलब पर्सन नहीं, वस्तु। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु गई उसको हम करेंगे क्रेडिट। डन। अब थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट का। 4 कंटेंट है, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। 2 डेबिट 2 क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो एक्सपेंस और लॉस हैं उनको आप डेबिट करो। सैलरी पे, रेंट पे, वेजेस पे, ये सब एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर, डेप्रीसिएशन, बैड डेप्ट, ये लॉसेस है, इनको आप डेबिट कर देंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड हुआ ये इनकम हो गई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट सेल की, इस पर प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट है, तो इनकम क्रेडिट, इनकम और गेन दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक बेटा जी। 3 रूल्स को आपको माइंड में रखना है। चलो एक एक कंडीशन पढ़ते जाएं, एंट्रीज को प्रॉपर समझते जाएं। एट ए ग्लांस नोट्स में एंट्री है, एक कंडीशन एंट्री, उसके 2 क्वेश्चन, फिर सेकंड कंडीशन, उसके 2 क्वेश्चन। वो एंट्री अलग अलग पार्ट में जो मॉड्यूल सेटिंग है वो मेरे नोट्स में नहीं है। रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। एक साथ सारी एंट्री आपके सामने, पूरा पीडीएफ अभी आपको मीनवाइल सेंड हो जाएगा, ठीक है। मैं पर्सन को भेज दूंगा, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। When bill is drawn and accepted,
बिल की स्टार्टिंग होती है बिल को ड्रॉ करने और बिल को एक्सेप्ट करने से। ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया ड्रॉवी पर, ड्रॉवी ने उस पर अपनी सिग्नेचर की और ये बिल ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया। कल अपन ये बात समझ चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है तो इस बिल का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। फर्स्ट एरो पर बिल का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि ड्रॉवी की सिग्नेचर नहीं है ना। अब बिल ड्रॉवी के पास गया, उसने अपनी साइन की और ये बिल ड्रॉवर को रिटर्न किया। इस सेकंड एरो पर ये बिल लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया, राइट है। इसलिए पहले पहले एरो कागज के टुकड़े की कोई एंट्री नहीं होती है और अब बिल लीगल एग्जिस्ट करता है तब एंट्री होगी। इसी को कहते हैं व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, राइट है। इस ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करेंगे, बिल आ रहा है, आराम से बेटा, है ना, बिल आ रहा है, राइट। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, पूरे चैप्टर में बीआरबीपी को रियल ट्रीट करना। डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से बीआर आ गया तो बीआर क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे आया, ड्रॉवी इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल है। अब ड्रॉवी एज ए गिवर यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री हो गई आपकी, बीआर डेबिट टू ड्रॉवी। दर्श बंसल कौन सी एंट्री रिपीट करने की बात कर रहे हो बेटा, वो लास्ट वाली नहीं, हमारे सीक्वेंस से चलना है। फर्स्ट एंट्री मैंने यहां एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलो लास्ट एंट्री वाली बात अगर आप रिन्यूअल की कर रहे हो तो अपन उस पर आएंगे, वो सीक्वेंस अभी अपन ब्रेक नहीं कर सकते। बीआर डेबिट टू ड्रॉवी, ये एंट्री ड्रॉवर की बुक में हो गई। अब इस ड्रॉवी पर आओ, ड्रॉवी पर आओगे, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ठीक है। बिल आया कि गया, गया, किसको गया, ड्रॉवर को। ड्रॉवर को बिल दे दिया तो ड्रॉवर एज ए रिसीवर क्या हो जाएगा यहां पर, डेबिट, ड्रॉवर डेबिट। और बीपी गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बीपी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई बीआर डेबिट टू ड्रॉई और इसकी बुक में एंट्री हो गई ड्रॉवर डेबिट टू बीपी। डन बेटा। जिसको नहीं समझ में आए बिना किसी हेजिटेशन के, शर्म किए पूछ लेना, अपना क्वेश्चन रेस कर लेना, कोई हेजिटेशन नहीं होने का, फ्री हो जाओ एकदम से, ठीक। तो ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्टेड। अब व्हेन बिल इज मेट, इसका एक पैरेलल वर्ड और याद रखना, ऑनर्ड। मैच्योरिटी डेट पर 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के बाद ड्रॉवर ने ड्रॉवी को बिल दे दिया, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को बिल दे दिया और ड्रॉवी ने ड्रॉवर को कैश दे दिया, ठीक है ना। मतलब ड्रॉवर बिल देता है और ड्रॉवी उसके अगेंस्ट कैश रिटर्न करता है, राइट है। इससे कहते हैं व्हेन बिल इज मेट, व्हेन बिल इज ऑनर्ड, बिल का पेमेंट हो जाए, ठीक है। छवि अग्रवाल पूरी एंट्री को रियल के रूल से फॉलो नहीं कर रहे बेटा। ये जो बीआर डेबिट और बीपी क्रेडिट है यहां रियल का रूल लग रहा है और ये जो ड्रॉवी क्रेडिट और ड्रॉवर डेबिट है उसके ऊपर पर्सनल का रूल लग रहा है। अगर आप सेकंड एंट्री के बारे में कहना चाह रहे हो तो बिल्कुल सही है फिर, ठीक है। व्हेन बिल इज मेट, अब फिर क्या हुआ, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को बिल दे दिया, ड्रॉवी ने ड्रॉवर को कैश दे दिया। क्या आया ड्रॉवर के पास, कैश, और क्या गया, बीआर। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और बीआर चला गया तो बीआर क्रेडिट। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, डन। इसी ड्रॉवी के पास क्या आ गया, बीपी, और इसके अगेंस्ट उसने क्या दे दिया, कैश, तो बीपी डेबिट टू कैश। यस और नो, एक जस्ट फॉर नॉलेज, एंट्री में कोई मतलब नहीं है इस चीज का। सर ये ड्रॉवी बीपी का क्या करता है, फाड़कर फेंक देता, डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तक बिल रहेगा तब तक लाइबिलिटी क्रिएट रहेगी, बिल ही नहीं रहेगा तो काई की लाइबिलिटी। जैसे ही ड्रॉवर से बिल मिलता है ड्रॉवी उस बीपी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, उस बीपी का कोई यूज नहीं, ठीक। तो क्या एंट्री की, बिल मेट की, कैश डेबिट टू बीआर एंड बीपी डेबिट टू कैश। तो सर ये तो मैटर ओवर हो गया, नहीं, बिल के डिफरेंट यूजेस होते हैं। हाँ, बिल
बिल के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, जब शायद उस समय गवर्नमेंट ने बनाया होगा तब इतने उसके यूजेस एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, है आज उसके यूज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं को अपने को अलग अलग पॉइंट में समझना है। एक ट्रेडर कितने यूजेस करता है। अब जैसे अगला पॉइंट होता है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, जब कोई ड्रॉवर अपना बीआर बैंक में सिक्योर्ड करके उस बीआर के अगेंस्ट बैंक से पैसा ले ले, तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड ऑफ बिल। इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिल की सिक्योरिटी पर बैंक से पैसा उधार लेना, बिल की सिक्योरिटी पर बैंक से पैसा उधार लेना। पूरा सिस्टम क्या है, एक एग्जांपल से समझे। ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया। सपोज करो 1 लाख का 3 मंथ्स का बिल है। अब 1 जनवरी को यह बिल ड्रॉ हुआ, ये बिल ड्रॉ हुआ 1 जनवरी, ठीक है, 3 मंथ्स का बिल है ये। अब ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया, ड्रॉवी पेमेंट कब करेगा? 3 महीने बाद। कोई भी ड्रॉवर ड्रॉवी को जल्दी पेमेंट के लिए प्रेशराइज कर ही नहीं सकता है, पावर नहीं है उसके, वो तो अपनी डेट पर 4 अप्रैल को पेमेंट करेगा, है ना। अब सपोज ड्रॉवर को आज 1 जनवरी को ही फंड की रिक्वायरमेंट, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, क्या करे ड्रॉवर ये अपना 1 लाख का बीआर लेकर बैंक के पास जाता है, जिस बैंक में ड्रॉवर का अकाउंट है। ड्रॉवर अपना 1 लाख का बीआर बैंक को दे देता है, बैंक उस बीआर के अमाउंट में से कुछ अमाउंट डिस्काउंट काटकर ड्रॉवर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है। यह डिस्काउंट कैलकुलेटेड होता है, हर बैंक की रेट ऑफ डिस्काउंट फिक्स होती है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक का फिक्स है, ये अपने आप में एक लोन ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन जो अप्लाई होता है वही रेट यहां पर अप्लाई हो जाता है। तो बैंक उस सर्टन रेट से डिस्काउंट काटकर ड्रॉवर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। क्या बेनिफिट है इसमें? ड्रॉवर को पैसा मिल गया ना, और कोई एसेट्स मॉर्गेज नहीं करनी पड़ी, इसलिए ये बिल का एक बहुत अच्छा यूज है, एक बिल का बेनिफिट है ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर ने अपना बीआर बैंक को दे दिया, मेरे एग्जांपल में 1 लाख का बीआर है, ड्रॉवर ने बैंक को दे दिया, बैंक ने 2000 डिस्काउंट डिडक्ट किया और 98,000 ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दी, ठीक है। सब रूल है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में कभी भी बैंक ड्रॉवर को विंडो पर पेमेंट नहीं करता है, वो ड्रॉवर के अकाउंट में ही पैसा डिपॉजिट करेगा, चाहे ड्रॉवर विद इन मिनट पैसा विड्रॉ कर ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब इसी पूरे थॉट से एंट्री बना लो। 1 लाख का बीआर चला गया, बैंक को दे दिया, मतलब ड्रॉवर के पास से बीआर चला गया। अब बीआर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बीआर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पैसा डिपॉजिट हो गया बैंक में, बैंक पर्सनल अकाउंट ट्रीट करना हमेशा। अब बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो तो बैंक रिसीवर बन जाता है, और रूल है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया मेरे एग्जांपल में 98,000 से। ये 2,000 का डिस्काउंट ड्रॉवर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। भाई तेरे को 3 महीने जल्दी पैसा चाहिए, ठीक है, तो कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना यार। बिजनेस के लिए अपने क्लोज रिलेटिव से भी पैसा उधार मांगने जाओगे तो ब्याज लग जाएगा भैया, ये तो बैंक है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्काउंट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की टर्म है, इसलिए इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली नेचर इंटरेस्ट वाला ही है। देखो इंटरेस्ट क्यों लगा? बैंक ने 1 जनवरी को ड्रॉवर को 98,000 दे दिया, बैंक इस बिल को अपने पास रख लेगा 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल को यह बिल ड्रॉवी पर प्रेजेंट करेगा, ड्रॉवी से उसको पैसा मिल जाएगा। तो बैंक ने 3 महीने पहले जो पैसा ड्रॉवर को दिया था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा ना वो, तो ये इंटरेस्ट है, नाम डिस्काउंट ही देना है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट ड्रॉवर का एक्सपेंस है, तो ये डिस्काउंट भी यहां पर हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, तो एज एन एक्सपेंस डिस्काउंट डेबिट, और बीआर गया तो बीआर क्रेडिट।
ये डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन अपन क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है बेटा। अब ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंटिंग करवाया, इससे ड्रॉवी को कोई मतलब नहीं है। ड्रॉवर अपने बीआर का कुछ भी करे, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग की ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जहां एंट्री नहीं हो रही है वो मैंने नो एंट्री वर्ड लिखा है, ठीक बेटा जी। चलो, व्हेन बिल इज रिटायर्ड, जब कोई ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले बिल को मैट कर दे तो इसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। व्हेन ड्रॉवी मैट हिज एक्सेप्टेंस बिफोर इट्स ड्यू डेट, टर्म एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। कोई ड्रॉवी ड्यू डेट से जल्दी बिल को मैट कर रहा है, सर क्यों कर रहा है? उसके बाद पैसा अरेंज हो गया। दूसरी बात, पैसा अरेंज हो गया और वो शायद कुछ कंसेशन चाह रहा है। अब फिर से डिटेल में समझे। 1 जनवरी को 3 मंथ्स का 1 लाख का बिल ड्रॉवर ने ड्रॉवी पर ड्रॉ किया। अब 1 जनवरी का 3 मंथ्स का बिल है तो मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल आएगी। आज 4 मार्च है। ड्रॉवी ड्रॉवर के पास आता है, ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आज ही बिल का पेमेंट करना चाहता हूं, आप बिल प्रेजेंट कर दो। ड्रॉवर ने देख लिया यार अभी तो 1 महीना पेंडिंग है, अभी 1 महीना बाकी है और ये तो आज ही की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड है, ये बिजनेस है, यह ईगो बिल्कुल मत लाना। यहां फायदा देखा जाता है, ईगो कभी नहीं देखा जाता है। तो ड्रॉवर तुरंत ड्रॉवी से कंफर्म करता है, भाई कितना कंसेशन चाहिए, कितनी रिबेट चाहिए। इस कंसेशन को नाम दिया अकाउंट ने रिबेट, डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ड्रॉवी अपनी डिजायर रिबेट बता देता है। चूंकि ड्रॉवी 1 महीने जल्दी पेमेंट कर रहा है, ड्रॉवर को 1 महीने जल्दी पैसा मिल रहा है, तो ड्रॉवी ड्रॉवर से रिबेट चाहता है। ड्रॉवी ने अपनी रिबेट बता दी, ड्रॉवर के लिए रीजनेबल है, ड्रॉवर ने कहा ओके। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉवर ने पूछा ड्रॉवी से कितनी रिबेट चाहिए, ड्रॉवी ने कहा 500 रुपए। अब ड्रॉवर के लिए रीजनेबल है, उसने कहा ओके। अब इमीडिएट ड्रॉवर ड्रॉवी पर बिल प्रेजेंट करता है और ड्रॉवी 500 रुपए डिडक्ट करके 99,500 का पेमेंट ड्रॉवर को कर देता है। कोई ऑब्जेक्शन रिबेट पर? दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होता है। यहां इसका कोई, जैसे बैंक में एक डिस्काउंट का रेट फिक्स होता है ना, ये रेट फिक्स नहीं है। दोनों, मैंने कहा ना, अब आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन हो, क्यों सर ड्रॉवी रिबेट मांग रहा है, ड्रॉवर मना कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिजनेस से ये। ड्रॉवर ने क्या देखा, 500 रुपए ये रिबेट मांग रहा है, मुझे 500 रुपए देना पड़ रहा है, पैसा 1 महीने के लिए पहले मुझे मिल गया। ये पैसा 1 महीने वो बिजनेस में लगाएगा ना। हमारे जैसे घर का नोट में रबर लगाकर अपने लॉकर में तो नहीं रखा है। बिजनेस में पैसा रोटेट होता है। रोटेट कैसे होता है? माल खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। रोटेशन बिजनेस के अपने वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब मान लो 1 लाख जल्दी मिल गया 1 महीने पहले, और 1 महीने में ये 1 लाख रुपए 4 बार रोटेट हुआ और हर बार 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 4 बार से 800 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। रिबेट कितनी देनी पड़ी? 500। ये विद इन मिनट, विद इन सेकंड सारे कैलकुलेशन हो जाते। एज ए स्टूडेंट पढ़ते समय आपके अपने एक्सपीरियंस हो गए हैं। क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाता है इसका आंसर तो मैं इतने टाइम में निकाल सकता हूं। वैसे ही विद इन मिनट, विद इन सेकंड सब कैलकुलेशन हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब ड्रॉवर को अनरीजनेबल लग रहा है, ड्रॉवर मना कर देगा। सारे पावर ड्रॉवर के हाथ में। ड्रॉवी रिक्वेस्ट करता है, अगर ड्रॉवर को रिबेट ज्यादा लग रही है, ड्रॉवर मना कर देता, रहने दे भाई तू तो, मैं तो 1 महीने बाद ड्यू डेट पर ही आऊं। लेकिन जनरली जब भी रिटायरमेंट आएगा तो रिबेट रीजनेबल होगा और ड्रॉवर को एग्री होगा। अब जो क्लॉज, एक पॉइंट आपको यहां याद रखना है बिल रिटायरमेंट में, क्या? इन केस ऑफ रिटायरमेंट ड्रॉवर गिव्स रिबेट टू ड्रॉई। याद रखना है इसको अच्छे से। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ड्रॉवर गिव्स रिबेट टू ड्रॉई। ड्रॉवर ड्रॉई को रिबेट देता है। इस रिबेट के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप रिबेट वर्ड यूज करो, आप डिस्काउंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। इवन मॉड्यूल ने तो इंटरेस्ट वर्ड भी यूज किया है, बट मैं उसको परमिट नहीं करता हूं क्योंकि ये कंसेशन है। इंटरेस्ट बोलना थोड़ा सा अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लगता है। डिस्काउंट, रिबेट कुछ भी बोलो, ठीक है ना। अब ड्रॉवर ड्रॉवी को रिबेट मतलब डिस्काउंट देता है, ठीक। अब भैया सिंपल मेट ऑफ बिल वाली एंट्री है,
जो भी अपन ने सेकंड नंबर पर पढ़ा था, बट इसमें रिबेट और ऐड करना है ना। क्या आ रहा है ड्रॉवर के पास? कैश, लेकिन उतना कैश नहीं आ रहा है जितने का बी आ रहा है। तो रिबेट ड्रॉवर के लिए क्या है? एक्सपेंस। ये क्लॉज मैंने इसीलिए लिखवाया है, ड्रॉवर गिव्स रिबेट टू ड्रॉई। ड्रॉवर ने ड्रॉई को रिबेट दिया तो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस है, तो एज एन एक्सपेंस रिबेट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, और बी आर गया तो टू बी आर। यस बेटा, कैश डेबिट, रिबेट डेबिट, टू बी आर। ओके, अब ये एंट्री ड्रॉवी करेगा, बीपी आ गया, बीपी आ गया तो बीपी क्या हो जाएगा? डेबिट। और पेमेंट कैश में किया, टू कैश, और रिबेट उसकी इनकम हो गई तो टू रिबेट। बीपी डेबिट, टू कैश, टू रिबेट। राइट है। कभी कभी रिबेट क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा और कभी कभी आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फिर वही बात, कैलकुलेशन वाले सारे पार्ट क्वेश्चन का पार्ट होंगे, एक बार में समझ में आ जाता है। अभी एंट्री के साथ में कैलकुलेशन नहीं बताता हूं, ट्रैक चेंज कभी भी नहीं करते हम पढ़ते समय। हो गया, चलो। When bill is sent for collection, नेक्स्ट कंडीशन है when bill is sent for collection। ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, उसके बाद उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट होकर बिल उसके पास आ गया। पहला पॉइंट, ड्यू डेट तक बिल को संभाल कर अपने पास रखना है। ठीक है। दूसरा, ड्यू डेट याद रखना है। ड्यू डेट पर बिल को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करना कंपलसरी है। प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? ड्रॉवी के पास जाओ, उसे बिल दिखाओ, रिमाइंडर करवाओ, बिल की ड्यू डेट आ गई, पेमेंट कर देना, वापस आ जाओ। ठीक है ना, प्रेजेंट करना है। फिर 3 दिन बाद ये बिल लेकर ड्रॉवी के पास जाना है, उसको बिल देना है, उससे पैसा लेना है। यस और नो? बिल को संभाल कर अपने पास रखना, ड्यू डेट याद रखना, ड्यू डेट पर बिल प्रेजेंट करना, 3 दिन बाद पैसा लेकर आना। अब एक ड्रॉवर बहुत बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है, बिजनेस में ही फुल टाइम इन्वॉल्व रहता है, या फिर वो बिजनेस पर्पस से जनरली आउट ऑफ स्टेशन रहता है। अब उसने एक बिल ड्रॉ कर दिया, बिल एक्सेप्ट होकर उसके पास आ गया। उसे इंटरनली ये मालूम है कि मेरे पास इन सारी बातों का टाइम रहेगा ही नहीं। क्या करे फिर वो? अब अगर ये सारे काम नहीं करेगा तो बिल का पेमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ड्रॉवर के पास एक फैसिलिटी है, क्या? ड्रॉवर इन सारी ड्यूटीज के लिए बैंक को ऑथराइज कर दे। हर बैंक अपने हर कस्टमर को इस तरह की सर्विस देता है, इसको कहते हैं बैंक के एजेंसी फंक्शन। बैंक अपने हर कस्टमर के लिए एज ए एजेंट वर्क करेगा। घर की सब्जी मत मंगवा लेना, वो आपके सारे फाइनेंशियल वर्क करेगा। आपकी ईएमआई पे करना है, आपके कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आप बैंक को ऑथराइज कर दो, बैंक सब करता है। राइट है। इसे ये ड्यूटी बैंक आपको, ये सर्विस बैंक आपको देता है, हर व्यक्ति को देता है। तो ड्रॉवर ने बस यही किया, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट होकर उसके पास आ गया। सेम डे बिल के साथ, वो जो ओरिजिनल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके साथ एक लेटर लिख देता है। वो उस लेटर में ड्रॉवी का नेम, एड्रेस, प्रॉपर बिल की ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट मेंशन कर देगा। बैंक को ऑर्डर देगा कि मेरी इस ड्यू डेट पर बिल प्रेजेंट करना, इस मैच्योरिटी डेट पर बिल कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देना है। बिल बैंक को दे दिया। इसे कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक बिल ले लेगा, रख लेगा। बैंक की अपनी एक रिमाइंडर बुक होती है, आजकल तो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया बैंक का। ठीक है, तो बैंक को रिमाइंड कर देगा, बैंक उसी के अकॉर्डिंग वो सारे काम कर लेगा। पैसा कलेक्ट हो गया, बैंक ड्रॉवर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा। व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, ड्रॉवर ने अपना बिल बैंक के थ्रू कलेक्ट करवाया। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या एंट्री करेंगे? बेटा जी, ये जो कंडीशन है इसमें 2 एंट्रीज होती हैं। इस एक कंडीशन के अलावा बाकी 7 कंडीशन की बात करेंगे, एक अकेली एंट्री हो रही है सबकी। इससे पहले अपन ने जितने पढ़े एक एक एंट्री हुई, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन में 2 एंट्री होंगी। क्यों होंगी 2 एंट्री? क्योंकि 2 डिफरेंट डेट्स पर 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहले इसको समझना, फिर एंट्री समझ में आएगी। 2 डिफरेंट डेट पर कौन से 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं?
मैं फॉर एग्जांपल 1 जनवरी है, वही डेट है, तो पहले ड्रॉवर ने बिल भेजा बैंक को 1 जनवरी को, ड्रॉवर के पास बिल चला गया तो 1 जनवरी को एक एंट्री बिल भेजने की, लेकिन बिल का पैसा अकाउंट में तो 4 अप्रैल को आएगा ना, तो 4 अप्रैल को बिल कलेक्ट होने की एंट्री। इस कंडीशन में दो डिफरेंट डेट्स पर दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसलिए दो डिफरेंट एंट्रीज होंगी, ठीक है ना। बिल को कलेक्शन के लिए भेजने की एंट्री और बिल को कलेक्ट करने की एंट्री, ठीक है ना। पहली एंट्री 1 डे पर, व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। आज ड्रॉवर ने बिल कलेक्शन के लिए बैंक को दे दिया, बीआर गया, यस और नो? बीआर बैंक को दे दिया मतलब बीआर गया। अब बीआर गया तो बीआर क्रेडिट, क्या आया? फिजिकल वस्तु, भौतिक रूप से क्या आया? पैसा। कुछ आया क्या? ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं आया है, राइट है। बीआर गया, ये तो श्योर है कि बीआर बैंक को दे दिया मतलब 1 लाख का बीआर चला गया, बीआर क्रेडिट हो गया। आया कुछ भी नहीं, डेबिट होने के लिए हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो जो बिल अपने पास से चला गया, लेकिन राइट तो अपने ही है, हाँ राइट्स तो अपने ही है, ठीक है। तो ये एक एसेट्स क्रिएट करना है नए नाम से, इसको अकाउंटेंसी ने टर्म किया है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहां नोट्स में बिल फॉर कलेक्शन लिखा है, पूरा वर्ड यूज करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये क्या है बेटा जी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक एसेट्स का नाम है। देखो बेटा, अकाउंट्स बहुत स्ट्रिक्ट चलता है, बहुत स्ट्रिक्ट। मेरा एक बिजनेस है, मेरे एक बिजनेस में मेरे पास इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ½ किलो सोना रखा है, ½ kg गोल्ड। कितने का हो गया? 30 लाख का। हाँ, ये 30 लाख का गोल्ड मैं अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट बताऊंगा हमेशा। हर चीज रिफ्लेक्ट होती है फाइनल अकाउंट से, और इसको देखने वाला इंडिया में डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ½ किलो सोना आज तक की बैलेंस शीट में दिखा था, आज नहीं दिखेगा। इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कहां गया भाई, ये दिख क्यों नहीं रहा है? यहां इमीडिएट नोटिस आ जाता है, एआई अप्लाई हो गया है सब, तुम्हें भी नहीं मालूम है वो चीज, इनकम टैक्स को मालूम, ठीक है ना। तो इमीडिएट आएगा। तो ½ किलो गोल्ड मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है, जब तक मैं सेल नहीं कर दूं। सेल करूंगा तो सेल दिखेगा, नहीं मैंने सेल नहीं किया, ½ किलो गोल्ड 30 लाख का दिख रहा है। अब सपोज करो मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, ठीक है ना, फिजिकल गोल्ड है वो मेरे पास में, जब तक हूं मैं सेफ है वो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुझे 6 महीने के लिए बाहर जाना है किसी असाइनमेंट पर, मैंने वो ½ किलो गोल्ड अपने किसी फ्रेंड को दे दिया, भाई तू रख ले यार, मेरे यहां मेरी एब्सेंस में चोरी हो सकता है, लॉस हो जाएगा, तू रख ले, बहुत क्लोज फ्रेंड है, ट्रस्ट 100%। बोलो ओके कोई बात नहीं। अब वो ½ किलो गोल्ड बिजनेस से चला गया, राइट, तो वहां पर वो एसेट्स में नहीं दिखेगा, तो फिर क्या दिखेगा? बेच दिया क्या? नहीं, लेकिन फिजिकली फिजिकल जो पोजीशन है वो तो किसी और को चला गया। चूंकि वो मेरी दुकान में मेरे पास नहीं है, तो एसेट्स में वो गोल्ड तो नहीं दिखेगा, राइट है। तो फ्रेंड के नाम से वो 30 लाख की एसेट जनरेट हो जाएगी, फिर वहां नाम क्या आ जाएगा? गोल्ड विथ फ्रेंड। आए इनकम टैक्स वाले, ठीक है, सोना नहीं दिख रहा है, देखो वहां बैलेंस शीट में लिखा है गोल्ड विथ फ्रेंड, राइट। अब फ्रेंड की दुकान पे छापा पड़ गया, इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी, ½ किलो सोना मिला, क्या उसकी बैलेंस शीट में होगा क्या एसेट्स में? हाँ, वो ऑनर थोड़ी है भाई, वो ऑनर नहीं है, उसने तो पोजीशन ले रखा है मेरी फ्रेंडशिप के लिए, राइट। उसकी दुकान में मिला, बोला कहां है भाई, कहां से आ गया ये ½ किलो सोना? वो मेरा नाम लेगा, वो रंजन मित्तल का सोना है ये, राइट। अब रंजन मित्तल की बैलेंस शीट उठाकर देखी, वहां पर दिखा गोल्ड विथ फ्रेंड, सब मैटर सेटल है क्या? एग्री हो गया डिपार्टमेंट? बिल्कुल एग्री है भाई, ये बंदा बाहर गया, इसने अपना गोल्ड अपने फ्रेंड को दे दिया, इसकी बैलेंस शीट में एसेट्स में दिख रहा है, इसके यहां कुछ भी नहीं, ओके अंडरस्टूड है। ऐसे ही अपना बीआर अपने पास है तो बीआर एक एसेट से, लेकिन वो बीआर बैंक को दे दिया तो है तो एसेट्स ही,
लेकिन बीआर के नाम से नहीं है, फिर वो एसेट्स किस नाम से बन जाएगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बेटा जी अच्छे से इसका लॉजिक मैं समझा रहा हूं, इतना डीप में नहीं गए, कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक एसेट्स बन गया, वो आपके लिए डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री बन गई बेटा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बीआर। डन। अब आ गया मैच्योरिटी डेट, बैंक ले गया बीआर ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया, बैंक क्या करेगा? पैसा ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। अब पैसा ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया बेटा जी, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा बैंक में आ गया ना, तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। अब बताओ क्या गया? हाँ, कुछ भी नहीं गया। फिजिकल कुछ भी नहीं गया, कोई क्रेडिट करने वाला अकाउंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अब आपकी एसेट रही क्या? वो तो कलेक्ट हो गई, वो पैसा तो बैंक में आ गया, तो वही बिल सेंड फॉर कलेक्शन यहां क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई? बैंक डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। पहले जब बिल कलेक्शन के लिए दोगे एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर, और जब ये बिल कलेक्ट हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझ में आया? अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या सर बैंक कोई खर्चे नहीं लेगा? जनरली इस तरह की इंडिविजुअल सर्विस पर बैंक चार्जेस नहीं लेता है, क्योंकि बैंक पूरे महीने जो सर्विस देता है उस पर चार्जेस लेता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस वर्ड आता है, पूरे महीनों की सर्विस का एक अकेला चार्ज ले लेता है, इसलिए इंडिविजुअल नहीं लगेगा। इन केस आपका नॉलेज चेक करने के लिए कभी लिख दे, इतनी क्रिएटिविटी लगाओ, बैंक कलेक्टेड बिल आफ्टर डिडक्टिंग 100 रुपीज एज चार्जेस, ऐसा लिख दिया, कर दो सेकंड एंट्री में चेंज। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझ में आया? तो ये पूरी एंट्री। चलो बेटा जी, आज की टाइम लिमिट में इतनी एंट्रीज हमने कवर की हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रहा हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली एंट्रीज को रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक। चलो कल कंटिन्यू करते हैं इसको। गुड डे। गुड डे बेटा।